जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बजाज फिनसर्व अपना एक नया थीमेटिक कैटेगरी के अंदर फंड लाने वाला है, जो कि यहां पर हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर रहने वाला है। अब इंडिया के अंदर 2020 के बाद हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक नई जान फूंकी गई है। जैसे जैसे कि हम सबको पता है कि 2020 के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिला था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जो कॉरपोरेट्स है उसने भी बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए। इसके कारण हम देख सकते हैं कि अभी के समय में जो लोग हैं वो अपने हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने वेलनेस के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी फिटनेस के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इंडिया के अंदर अभी बहुत बड़ा काम करने का बाकी है, क्योंकि अगर हम हेल्थ के मामले में बात करें तो हम बहुत ही पीछे हैं। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में कंपैरिजन करके देखें तो इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की भी कमी है, हॉस्पिटल्स की भी कमी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है और बाकी बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी है। लेकिन इंडिया के अंदर अच्छाई भी बहुत सारी है, जैसे कि इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर इंडिया इंडिया को जो है वो पूरा वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल हब भी कहा जाता है। दूसरा तीसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर वैक्सीन कोई सप्लाई करता है तो वो है इंडिया। मतलब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया बहुत ही बड़ा प्लेयर है। अब ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके मैंने फायदे भी बता दिए, साथ में इंडिया के अंदर बहुत सारे काम करने अभी बाकी है तो ये भी मैंने बता दिया है। इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप बहुत ही ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम इस फंड के पूरी की पूरी डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। बजाज म्यूचुअल फंड जो अपना फंड लॉन्च करने जा रहा है इसका नाम है बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड। ये एनएफओ 6 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 28 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। 2020 के बाद जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल्स की भी बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है और टोटल यहाँ पर जो एसेट क्लास है यहाँ पर हॉस्पिटल्स का तो 2020 के अंदर था 62 बिलियन का, लेकिन 2020 के बाद हम 2023 की बात करें तो 132 बिलियन जितना हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, मतलब यहाँ पर जो एसेट्स है वो अराउंड 2 गुना से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। साथ में फार्मास्यूटिकल्स की भी बात करें तो यहाँ पर इंडिया को, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, वैक्सीन का हब माना जाता है। किसके कारण? तो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के कारण। यहाँ पर साथ में डायग्नोस्टिक्स की भी बहुत ही बड़ी डिमांड यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि टेस्टिंग किट्स भी हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर यहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं, जो पहले बहुत ही कम बना करते थे लेकिन अभी बनने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर पर्सनल न्यूट्रिशन और फंक्शनल फूड्स की जो डिमांड है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। साथ में इंडिया के अंदर फिटनेस और वेलनेस का भी जो यहाँ पर स्कोप है, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2016 के बाद हम यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 22.5% CAGR के हिसाब से हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया के अंदर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। पहले के समय में अगर हम देखें तो यहाँ पर मात्र 63 ईयर्स की एज हुआ करती थी 2000 के अंदर, लेकिन यहाँ पर अभी के समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2048 तक के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर 84 ईयर्स तक की हो जाएगी। मतलब जो लोग हैं उनकी एज 84 तक की रहना शुरू हो जाएगी। और अगर हम इंडिया की यहाँ पर मीडियन एज की बात करें, मतलब लोगों की एज का एवरेज निकालें, तो वो आगे आने वाले समय के अंदर 38.3 ईयर्स तक का हो जाएगा। मतलब इंडिया अभी के समय में युवान कंट्री तो है ही, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर ये युवान कंट्री ज़्यादा युवान नहीं रहेगा, मिडिल एज टाइप का कंट्री हो जाएगा। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ में प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो भी बहुत ही तेजी से एंटर कर रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर बहुत ही तेजी से बढ़ाया है। यहाँ पर अगर हम हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जीडीपी को साथ में यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर जीडीपी का मात्र 3.3% ही यहाँ पर हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यहाँ पर जीडीपी का 17.4% जितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर यहाँ पर 12.4% जितना यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है अपने जीडीपी के अंदर से। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स होते हैं उनकी भी बहुत कमी है। तो अभी के समय में यहाँ पर
1000 लोगों के बीच में मात्र एक ही बेड अवेलेबल रहता है। लेकिन यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ते हुए होने के कारण हम कह सकते हैं कि 2048 तक में ये 12 बेड पर 1000 पीपल के बीच में ये जितना जा सकता है। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी अभी थोड़े बड़े हैं, लेकिन इतने भी नहीं बड़े हैं कि हमारा काम हो जाए ना। हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर डॉक्टर की बहुत ही कमी है। हॉस्पिटल बेड्स भी अगर हम देखें तो बहुत ही कम है, साथ में हम डॉक्टरों की संख्या भी देखते हैं बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो लोगों को खुद के जेब से जो पैसा खर्चा करना पड़ता है हेल्थ केयर के अंदर, तो वो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस अगर लोगों ने लिए होते हैं तो उनको अपने जेब से कम खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अभी के समय में जो मेजोरिटी लोग हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मतलब एक वहाँ पर भी स्कोप हमें देखने को मिलता है। तो ये आगे आने वाले समय के अंदर सुधर सकता है। यहाँ पर अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये 10.6% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है, और ये आगे आने वाले समय के अंदर ये 1.5 ट्रिलियन जितना ही बड़ा हो सकता है अपना हेल्थ केयर मार्केट। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो बहुत तेजी से हमें पेनिट्रेशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, फिर भी बहुत कम है। यहाँ पर अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक में ये बहुत ही बड़ा सेक्टर बन सकता है हमारा इंडिया का फार्मा सेक्टर। और साथ में जेनरिक मेडिसिन की भी बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बनती है। तो आप देख सकते हैं पूरा 47% यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन यहाँ पर बनता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 30% ही जेनरिक मेडिसिन रहता है। मेडिकल टूरिज्म भी हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ही तेजी से यहाँ पर ग्रो हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट बाईपास अगर कोई कंट्री के अंदर करवाना है, जैसे कि हार्ट बाईपास कोई यूएस के अंदर करवाना है, तो यहाँ पर कितना उनको खर्चा आएगा, तो यहाँ पर $1,44,000 का खर्चा आएगा। कोरिया के अंदर $28,900 का खर्चा आएगा। मलेशिया के अंदर $11,430 का खर्चा आएगा। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हार्ट बाईपास करवाना है तो यहाँ पर मात्र $5,200 के अंदर किसी भी पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है बहुत ही ईजिली। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं, सॉरी, यहाँ पर हार्ट बाईपास। साथ में अगर हम अलग अलग जो सर्जरीज है उसको यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं तो इंडिया के अंदर जो रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर उनका जो सर्जरीज होती है वो आराम से हो जाती है। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी, यही एक रीज़न है कि हेल्थ केयर सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। डायबिटीज़ की संख्या कितनी है इंडियन पॉपुलेशन के अंदर? 9% लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। हाई कोलेस्ट्रॉल का कितने लोगों को प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर 11% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। यहाँ पर डिप्रेशन कितने लोगों को है? तो यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन का 18% लोगों को यहाँ पर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पर 20% लोगों को है प्रॉब्लम है। ओवरवेट ऑन ओबेसिटी यहाँ पर 21% को ये प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है तो उसको बहुत ही तेजी से यहाँ पर रैंप अप करने की जरूरत है ताकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इंडिया जो है ये इमर्जिंग मार्केट है। यहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग भी अभी के समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिटनेस और वेलनेस के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ी है। मतलब जैसे जैसे लोगों को अपनी फिटनेस के ऊपर अवेयरनेस आता जा रहा है तो लोग अपने फिटनेस के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर कितना पैसा यहाँ पर खर्च करते हैं अपने फिटनेस और वेलनेस के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो BSE हेल्थ केयर इंडेक्स है इसने कितना रिटर्न दिया है उसको कंपेयर किया हमने यहाँ पर निफ्टी 50 के साथ में, और यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक साल के अंदर BSE हेल्थ केयर ने कितना रिटर्न दिया है? 60.82, जबकि निफ्टी 50 ने मात्र 26.78% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर यहाँ पर हेल्थ केयर इंडेक्स ने 20.55% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने मात्र 11% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर 27.09% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने यहाँ पर मात्र 15.28% का रिटर्न दिया है। लास्ट 10 साल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हेल्थ केयर इंडेक्स ने 11.82% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने यहाँ पर 11.26% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो लास्ट 3 साल से ऊपर का जो समय है उसके अंदर हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अपने को अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उनके जो स्टॉक्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके कारण यहाँ पर हेल्थ केयर इंडेक्स भी बहुत ही शानदार तरीके से हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पर ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर टोटल 1100 स्टॉक्स है। इसके अंदर से 340 से लेके 380 जितने स्टॉक्स को यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा और लास्ट में यहाँ पर 45 से लेके 60 स्टॉक्स जितना यहाँ पर यूज करके पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है इसके अंदर कौन से स्टॉक्स है टॉप 10। तो यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल्स है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, डिवीज लेबोरेटरी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, अपोलो हॉस्पिटल, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर और एल्केम लेबोरेटरीज। तो ये जितने भी स्टॉक्स है ये टॉप 10 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं ये हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर। बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड, ये एनएफओ 6 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है बीएससी हेल्थ केयर टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 3 मंथ्स। मतलब अगर आप अपने पैसों को 3 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 3 मंथ्स रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप बहुत ही इजीली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में ये जो लिंक है ये बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का ही लिंक रहने वाला है। और अगर आप सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसका ग्रोथ भी साथ में होता रहेगा। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको अपने एडवाइजर से भी एक बार बात जरूर कर लेनी चाहिए। और एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में डाल सकते हैं। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।